Hello friends, yesterday we were talking about the chromosomal map which was given by Sturtevant. That Sturtevant was a student of Morgan. What is chromosomal map? It represents the linear arrangement of the gene on the chromosome. यह गुणसूत्र पर जीनों के रेखीय क्रम की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है तथा दो जीनों के मध्य की दूरी को बताता है। दो जीनों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमने कल बताया था कि सेंटीमॉर्गन को यूज करते हैं इकाई के रूप में। एक सेंटीमॉर्गन जो होता है वह 1 मैप यूनिट के बराबर होता है और एक मैप यूनिट जो होती है वह 1% क्रॉसिंग ओवर के बराबर होती है। अब आगे जाकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 30,000 जीन हैं वह क्रोमोसोम पर, कौन से क्रोमोसोम पर कितने जीन उपस्थित हैं और किस क्रम में उपस्थित हैं और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए 1990 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे एनसीईआरटी के अंदर दिखी, वो ये कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो पहला स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रोमोसोमल मैप is first step of human project। मानव जीनोम प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप अपनाना चाहिए या अपनाया जाता है? तो इज क्रोमोसोमल मैप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फिर अपन ने क्रॉस ओवर वैल्यू की बात करी थी। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। वो न्यूमेरिकल ये है कि यदि ग्रे बॉडी और नॉर्मल नेत्रों वाली ग्रे बॉडी, वो नॉर्मल आईज वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी और पर्पल आई वाली के साथ में कराया गया तो ये तो डोमिनेंट था, ये रेसेसिव था, ये प्रभावी था, ये अप्रभावी था। तो हमको F1 में ग्रे बॉडी और नॉर्मल आई वाली मक्खियां प्राप्त हुई F1 में, जिसके अंदर टेस्ट क्रॉस कराया गया। तो हमको 4 प्रकार की जनरेशन मिली। ग्रे बॉडी, नॉर्मल आई और ब्लैक बॉडी, पर्पल आई। इधर ग्रे बॉडी, पर्पल आई और ब्लैक बॉडी, नॉर्मल आई वाली संतति मिली, जिनमें से 440 ये निकली, 435 ये निकली और 70 जो है ब्लैक बॉडी नॉर्मल आई वाली हमको मिली और जो है ये 55 निकली। अब इनमें से जनक के समान कितनी है? ये वाली और ये वाली, लाइक पेरेंट्स। और जनक से भिन्न यानी कि संकरित संतति कौन है? ये है। तो अपन को फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ
क्रॉसिंग ओवर। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, पुनर्योजितों की संख्या। तो पुनर्योजित कौन से हैं जो माता पिता से भिन्न है? ये रे। कितनी हो गई इनकी संख्या? 5, 0 एंड 5। और टोटल कितने हो गए ये? 1000। तो टोटल जो जनसंख्या निकली वो 1000 हमको देखने को मिली। तो 70 और 55 ये हमारे पास में आया, तो ये 125 निकला। कितना निकला? 125। तो 1000 में से 125 रिकम्बिनेंट निकले, तो 100 में से कितने निकले? तो आंसर हो गया 12.5। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी है? कि साहब इतनी है। फिर वो पूछेगा ग्रे और नॉर्मल वाला जो जीन है उनके बीच में दूरी कितनी है? तो भी आंसर यही निकलेगा। मैप यूनिट में भी यही निकलेगा, रिकम्बिशन यूनिट में भी यही निकलेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर मैंने देखा है ये लोग पूछा करते हैं। अब आता है हमारे पास में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले यह बताया गया कि क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन पर जीन्स पाए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स लिंक्ड जीन्स। और जब ये सेक्स लिंक्ड जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोमल इकाई गुणसूत्र हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। मेल के अंदर ये XY है, फीमेल के अंदर यह XX है। तो जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं, एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि कौन लिंग का निर्धारण करता है? हु डिटरमाइंस द सेक्स? तो आंसर होता है Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। अगर Y क्रोमोसोम है तो लड़का और Y क्रोमोसोम नहीं है तो लड़की। ओके, अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि व्हेन द सेक्स इज डिसाइडेड, कि लिंग का निर्धारण कब होता है? इधर X है, इधर Y है, ये युग्मक है, गैमेट है। अब ये दोनों मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय यदि XY मिल गया तो लड़का और XX मिल गया तो लड़की। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के समय ही सेक्स का निर्धारण हो जाता है। एट फर्टिलाइजेशन सेक्स इज डिसाइडेड, यानी कि निषेचन के समय लिंग का निर्धारण होता है और Y क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है। अब बात चलेगी कि टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दो प्रकार का। जब मेल हेटेरोगेमी होता है, यानी कि नर
विषम युग्मनजी होता है। और एक अवस्था ऐसी होती है जो फीमेल इज हेटेरोगैमी। अब इसमें भी दो लेते हैं अपन, एक कहलाता है XX XY, तो ये आपका नर हो गया। ये किस में मिलता है? मैन के अंदर। एक होता है XX X0 में, X0 कौन हो गया? मेल, जो आपको ग्रास हॉपर में मिलता है। अब इधर आइए, यहां पर फीमेल जो है वह विषम युग्मनजी होगी। ZZ ZW टाइप। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, यही बनता है क्वेश्चन। इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल में मिलेगा। और एक होता है ZZ Z0, जो आपको मॉथ्स के अंदर मिलेगा, शलभ के अंदर, सिल्क मॉथ्स वगैरह जो होती हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा है नीट के अंदर इस चार्ट में से बनता है, और जहाँ ज़्यादा बना है वो ये वाला है। चिड़ियाओं में कैसे, पक्षियों में कैसे, रेप्टाइल्स में कैसे, फ्रेगेरिया में कैसे, वो ये वाला प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। अब आता है हमारे पास कि क्या पौधों के अंदर भी लैंगिकता पाई जाती है? डज प्लांट्स ऑल्सो शो सेक्सुअलिटी? तो आंसर इज यस। ये बात सबसे पहले कैमरियस ने बताई थी। फर्स्ट सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, ये बात सबसे पहले कैमरियस ने बताई थी। लेकिन क्या सेक्स क्रोमोसोम भी प्लांट में होते हैं? तो बोला होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेक्स क्रोमोसोम इन प्लांट्स वर शोन बाय स्फेरोकार्पस, विच इज योर ब्रायोफाइट, जो कि ब्रायोफाइट होता है। दूसरा, देन इन कॉक्सीनिया इंडिका बाय प्रोफेसर R.P. रॉय ऑफ पटना। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, DPMT में, एम्स के अंदर भी। और तीसरा, देन इन मेलेंड्रियम एल्बम, जो कि कैरियोफिलेसी का मेंबर है। किसने बताया था ये? तो आंसर हुआ बाय वॉर्मके। वॉर्मके ने बनाया था। अब बात चलेगी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है वह कैसे होता है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है रेसेसिव,
और एक कहलाता है डोमिनेंट। रेसेसिव जो होता है वो अधिकांशतः होता है यूजुअली, और डोमिनेंट जो होता है वो रेयरली होता है, कभी कभी। रेसेसिव वाले का एग्जाम्पल हमारे पास में है कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस, और एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। इधर अगर अपन देखें एग्जाम्पल तो डिफेक्टिव इनामल ऑफ टूथ, डिफेक्टिव इनामल ऑफ टूथ। दूसरा है XG ब्लड ग्रुप। तीसरा है हाइपरट्राइकोसिस। चौथा है TDF जीन, टेस्टिस डिसाइडिंग फैक्टर जीन, यानी लड़का पैदा करने वाला जीन। हीमोफीलिया में अक्सर फीमेल जो होती है वो वाहक के रूप में काम करती है, कैरियर के रूप में काम करती है, और जो रेसेसिव वाला होता है वो अक्सर भोगी होता है, सफरर होता है, और इसका जो इनहेरिटेंस होता है वो जिग जैग में होता है। जिग जैग का मतलब ये फीमेल फीमेल फीमेल, मेल मेल मेल, यूँ जाएगा या यूँ जाएगा, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, या फीमेल से मेल में, मेल में, इसमें। ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि डायागायनिक। डायागायनिक का मतलब हो गया मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। एक होता है डायाएंड्रिक, जिसमें फीमेल से मेल में और मेल से फीमेल में। एक होता है हॉलोएंड्रिक। हॉलोएंड्रिक में क्या होता है, सारे के सारे नर से नर में जाते हैं लक्षण। और एक होता है हॉलोगायनिक। हॉलोगायनिक में क्या होगा, फीमेल से फीमेल में और फिर फीमेल से फीमेल में। डाया मने बीच में, गायनिक मने गाइनोशियम फीमेल, डाया एंड्रिक एंड्रिक एंड्रोशियम मेल बीच में, होलो मने सारे, एंड्रिक मने नर सारे नर में, होलोगायनिक सारे मादा में। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल होमोजाइगस रेसेसिव वाले इनहेरिटेंस के समझाने जा रहा हूं। इनमें से एक है कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण अंधता, कलर नहीं पहचान में आता है। ये आपका ड्यूटरनोपिया होता है, टेट्रानोपिया होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, डाल्टिज्म जिसे हम लोग कहते हैं। व्यक्ति को कलर पहचान में नहीं आता है, लाल है कुछ और दिखेगा, हरा है कुछ और दिखेगा। कलर ब्लाइंडनेस की बात अगर अपन करते हैं तो सपोज करो ये हमारे पास में नर है, दोनों और मादा ये नॉर्मल है, तो बच्चे सारे नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर इधर इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है मादा में, तो इस मादा में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, बल्कि ये कैरियर के रूप में कार्य करेगी। अब अगर आप इनके युग्मक बनाते हैं, इनसे क्रॉस होता है इनके बीच में, तो क्या होगा, ये रहा एक्स वाई एक्स एक्स, इस पे था ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया।
4 मिले तो ये जो नर है इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, ये जो मादा है इसको नहीं होगा, ये वाहक के रूप में होगी। क्वेश्चन यूँ पूछा मैंने, कितने प्रतिशत नर कलर ब्लाइंडनेस होंगे, तो पहले तो नर कितने निकले 2, उनमें से एक को हुआ तो आंसर हुआ 50%। कितने प्रतिशत मादा कलर ब्लाइंडनेस हुई, किसी को नहीं हुआ तो आंसर होगा 0। ओके, इस तरीके से इनको क्रॉस करते हुए हम लोग बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको हीमोफीलिया का ले रहा हूँ। हीमोफीलिया जो है उसमें ये नॉर्मल नर और ये नॉर्मल मादा, इसके अंदर मादा वाहक का काम कर रही है, हीमोफिलिक जीन है। और बाय द वे ये एक्स के ऊपर भी हीमोफीलिया का जीन है। हीमोफीलिया में होता क्या है, रक्त स्कंदन नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर 8 अनुपस्थित होता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है। सबसे पहले हीमोफीलिया इंग्लैंड की महारानी के यहाँ पर देखा गया, जहाँ पर उसके बच्चे लड़के जीवित नहीं रहते थे। बाद में तहकीकात की गई 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक था जॉन ऑट्टो और एक था हेल्डन। उन्होंने उनकी पेडिग्री का एनालिसिस किया और निष्कर्ष निकाला कि उनके खानदान के अंदर जो लड़के पैदा होते हैं उनके अंदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर 8 नहीं होता है, जिससे ब्लड नहीं जमता है। बाद में रोगाम वगैरह के इंजेक्शन डेवलप हो गए और फिर वह क्लॉटिंग होने लगा, बाद में उनके लड़के बचने लगे। ये हुआ, ये हुआ, चेकर बोर्ड में रखा, ये हो गया। अब ये दोनों अब आप देख के बताइए कि कितने प्रतिशत नर हीमोफिलिक होंगे। तो नर कितने, 2। वाई पर तो कोई जीन होता ही नहीं है, एक्स के ऊपर एच है, तो ये हीमोफिलिक हो, यानी कि 50% नर जो है हीमोफिलिक होंगे। कितने प्रतिशत मादा हीमोफिलिक होगी, 2 हैं, दोनों में एच है, मगर इसमें दोनों पर एच है, तो ये हीमोफिलिक हो जाएगी। 50% मादाएं जो है वो हीमोफिलिक होंगी। अब बात चलती है कि प्रभावी हीमोफिलिक जीन की, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, तो हमारा आंसर है इसके अंदर हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है, ये रहा, कान पर बाल होते हैं, उसे हम लोग हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। हिंदी में इसे अति रोम वृद्धि कहते हैं। अनिल कपूर को देखो, पूरी बॉडी पर बाल ही बाल है उसके। अगर किसी नर के, और ये जो हाइपरट्राइकोसिस का जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पर होता है, वाई पर, और वाई क्रोमोसोम अगर उसके अंदर है, इसका मतलब वो कौन है, नर है या मादा, तो आंसर होगा नर। तो वाई है तो नर है, और वाई है तो कान पर बाल हैं। और अगर किसी लड़के के कान पर बाल नहीं है तो फिर वह क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि पता नहीं है नर भी है कि नहीं है, कान पर बाल ही नहीं है इसकी। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। अब इसमें मैंने XY नाम के क्रोमोसोम वाले लड़के की क्रॉस इससे कराई, और इसमें से मुझे 2 लड़के और 2 लड़कियां मिली, ये 2 लड़कियां मिल गई। तो बताओ कितने प्रतिशत बच्चों में हाइपरट्राइकोसिस होगा। तो 4 में से 2 लड़के हैं, लड़कों में वाई है, वाई से कान पर बाल है, तो 50% संतति के अंदर हाइपरट्राइकोसिस। क्योंकि लड़कियों के अंदर तो कभी हाइपरट्राइकोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करैक्टर, यानी कि लिंग
प्रभावित लक्षण, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, बहुत आता है ये क्वेश्चन, कैरेक्टर। इसमें जो जीन होता है वो काई गुणसूत्र पर होता है, ऑटोसोम पर, और सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता है। परंतु उस लक्षण को प्रभावित करने के लिए सेक्स हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑटोसोम और सेक्स हार्मोन चाहिए सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के लिए। इसका एग्जाम्पल कौन होता है? बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब गंजापन, जैसे आपने देखा होगा अनुपम खेर को। अब ये रहा, मेरा भी ये बाल्डनेस ही है, तो इसका मतलब इसका जीन मेरे ऑटोसोम पर है और गंजापन मेरा किससे प्रभावित हो रहा है? सेक्स हार्मोन से, ना कि सेक्स क्रोमोसोम से। एक एग्जाम्पल तो हुआ बाल्डनेस। दूसरा होता है हॉर्न्ड शीप, मेंढा। आपने भेड़ें देखी होगी जिनके ऐसे सींग होते हैं, यूं, ये रे, वो लड़ाई लड़वाते हैं मेंढों की, तो उनके भेड़ के सींग होते हैं। अपन कहावत भी बोलते हैं, गधे के सींग आगे, गधे के सींग नहीं होते, भेड़ के सींग होते हैं, ये मेल होता है। तो दिस इज योर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का मतलब होता है लिंग सीमित रोग। सीधी सी बात है, नर है, मादा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर आ जाइए आप, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के ऊपर। नर के अंदर आपको मूछें मिलेंगी, दाढ़ी मिलेगी, ये मादा में तो नहीं मिलेगी, एक पर्टिकुलर सेक्स तक ही सीमित है। जबकि मादा के अंदर आपको क्या मिलेगा? मैमरी ग्लैंड्स मिलेंगी, जो कि नर के अंदर हमको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार के लक्षण जो केवल एक सेक्स तक सीमित रहते हैं, उनको हम लोग सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला को यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर आता है हमारे पास में जीन बैलेंस थ्योरी। जीन बैलेंस थ्योरी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से भी। जीन या जेनेटिक बैलेंस थ्योरी विल्सन और स्टीवेंस ने दी थी, बाय विल्सन एंड स्टीवेंस। किस पर कार्य करके दी थी? ड्रोसोफिला पर। क्या कहा था उन्होंने? कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम बोथ। ऑटोसोम जो होता है वो मेल कैरेक्टर से संबंधित होता है, और एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल कैरेक्टर से संबंधित होता है। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया और क्रोमोसोम रेशियो दिया कि व्हाट इज क्रोमोसोम रेशियो। क्रोमोसोम रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम। They togetherly constitute your sex ratio। अब ये जो हमारा चार्ट में बनाने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम
नंबर ऑफ ऑटोजोम, फिर सेक्स रेशो, और फिर सेक्स कौन होगा। तो XX, XY, XX, XXX, XXX, XYY, ये 6 प्रकार की ड्रोसोफिला बताऊंगा। माना इसके अंदर 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और यू कैन से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, तो ऊपर x आएगा तो 2/2, 2x अपॉन 2a इज इक्वल टू 2/2, तो आंसर विल बी योर 1। और एक अगर होता है तो वो होती है आपकी फीमेल। ये हो गया तुम्हारा एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें 1x अपॉन 2, तो आंसर क्या निकला 0.5। ये जो है आपका होगा मेल, यस, ये आपका होगा मेल। इधर आइए, 2x अपॉन 2a 1, कौन हुआ फीमेल। 3x अपॉन 3a कौन हुआ फीमेल। इधर 3 अपॉन 2 ये 1.5 आएगा, और ये होगा 1/3, तो इसका निकलेगा 0.66, ये आपका इंटरसेक्स होगा। यहां से ये क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं, और इस प्रकार से हमारी जेनिक बैलेंस थ्योरी जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि 3 वाला कहाँ गया, 3 3 3 1 2 3 4 5, ये रहा, इसको दिया तो इंटरसेक्स हो गया। ये हमारा कहलाएगा सुपर मेल, सुपर मेल। और इस हिसाब से हमारा जो है जेनिक बैलेंस थ्योरी समाप्त होता है।